हेलो दोस्तों। तो बात कर लेते हैं सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की चैप्टर थर्ड की। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर आने वाला है आरंभिक नगर। और सिक्स क्लास की एनसीईआरटीज में इससे जितनी जानकारी है, बेसिक जानकारियां हैं, वो मुख्य मुख्य जो पॉइंट जो आप लोगों के यूपीएससी और पीसीएस लेवल की तैयारी के लिए काम आने वाले हैं, वो मैंने इन नोट्स में उतारे हैं। तो सिक्स क्लास की एनसीईआरटीज में इतनी ही जानकारी है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे वाली एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें ये मत सोचिए कि इसमें जो जानकारी है कम है, क्या है, कैसा है। तो ये सिक्स क्लास की बच्चों की एनसीईआरटी है, तो इसमें इतनी ही जानकारी अवेलेबल थी। तो मेन पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को पीछे दो चैप्टर के बता चुका हूं। आज मैं तीसरे चैप्टर की बात करूंगा, क्योंकि चौथा मैं इसलिए नहीं बना पाया, सॉरी, क्योंकि चैप्टर जो ये वाला चैप्टर है ये थोड़ा विस्तार पूर्वक मैंने देखा है कि इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बीच से। तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा गहराई में पढ़ाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सिक्स क्लास के एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर आरंभिक नगर। तो अध्याय तीसरा है आरंभिक नगर, और पहला पॉइंट है लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछा जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो देखो, 150 साल पहले जब पंजाब में क्या हो रहा था कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो जब वहाँ जो इंजीनियर काम कर रहे थे उनको क्या मिला? हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रहेगा। तो पॉइंट नंबर दूसरे की बात कर लेते हैं। ठीक, तो दूसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति थी। ये कौन सी संस्कृति थी? शहरी वाली, नहीं कि ग्रामीण। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना कि ये शहरी संस्कृति थी। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारत और चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितने? 4700 साल पहले हुआ था। ठीक, अच्छा, तीसरे नंबर का है नगरों की विशेषता। क्या विशेषताएं थी नगरों की इसमें हड़प्पा सभ्यता में, तो वो चीज़ भी हम जानेंगे। तो इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, मतलब कुछ को। ठीक है, ऐसा नहीं सभी को। ठीक, तो ये याद रखने वाली बात है, वो आप लोग देख लेना। ठीक, प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। तो नगरों की जो विशेषता थी वो आप लोगों को याद रखना है। किस तरह के बड़ा बड़ा ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए मैं इस चीज़ को, इसमें जानकारी आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इस चैप्टर की बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी तो उससे इनको मैच करा लेना कि कौन कौन से पॉइंट मैंने इसमें डाले हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। याद रहेगा, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। ठीक, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से। ठीक है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि 1000 सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। मतलब आज तक भी इनकी दीवारें काफ़ी टाइम तक, काफ़ी 1000 सालों, मतलब 1000 सालों तक ये दीवारें क्या हैं? खड़ी रही, लंबे समय तक इतनी अच्छे से ये पकी हुई थी। तो ये विशेषता है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, चौथे नंबर का पॉइंट है कि कुछ नगरों में, नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहा गया। क्या कहा है? महान स्नानागार कहा है। तो कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, कहाँ? नगर दुर्ग में। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक, कुछ खास इमारतें, तो ये पॉइंट याद रखना आप लोग। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट, ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किस चीज़ का? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी।
जैसे चारकोल होता है ना जो सड़कों में बिछाया जाता है, उसकी परत इसमें चढ़ाई गई थी ताकि पानी का रिसाव रुक जाए। तो इसको याद रखना इन पॉइंटों को कि ये बहुत काम आने वाले हैं, प्री में बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके प्रीलिम्स में। ये क्वेश्चन कहीं से भी बीच से आप लोगों के बन सकते हैं। तो ये याद रखना ये पॉइंट है कि कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ का उपयोग हुआ था। जैसे यहाँ ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया जाता था, बाहर की परत बनाने के लिए चारकोल का उपयोग किया जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक। तो चलिए, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ठीक। सरोवर में क्या था कि जो सरोवर बीच में जो सरोवर था, जो तालाब था बीच में, उसके चारों तरफ क्या था, नीचे कमरे बनाए गए थे और दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी उतरने के लिए, ठीक है। तो वो पिक्चर्स आप एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक। अच्छा, इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ठीक। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, इसमें पानी होता था बीच में ना, जैसे सरोवर में, तालाब में। तो उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था, ठीक है। जब उपयोग इसका जब इस्तेमाल हो जाता था तब उसके बाद इसको खाली कर देते थे। और विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर, मतलब कुछ जब अवसर वगैरह होते थे, कुछ फेस्टिवल वगैरह कुछ भी होते होंगे उनके उस टाइम के जो परंपराएं रही उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, वहाँ स्नान किया करते थे, ठीक। तो 5वें नंबर का पॉइंट पे आते हैं कि 5वां नंबर है कालीबंगा। देखो कालीबंगा और लोथल आ गया जो इंपॉर्टेंट स्थान है, ठीक है। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। और जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, मतलब जहां यज्ञ किए जाते थे, यहाँ अग्निकुंड मिले हैं तो संभवतः है कि भाई यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। माना क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस तरीके के बन सकते हैं, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, मतलब अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो लगभग आप लोग आंसर ऐसा बना सकते हैं कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में जब ये हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम पे मिले हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन अपने माइंड से बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। क्या मिले हैं? भंडारगृह भी थे यहाँ पे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ठीक है, 3 जगहों पे क्या है, बड़े बड़े भंडारगृह भी मिले हैं, ठीक है। तो 6वें पॉइंट की बात कर लेते हैं। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से में मिले हैं, सॉरी, ठीक। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान, कहाँ? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। कुछ इसमें जानकारी अच्छी, कुछ जानकारियां दे रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई में भी है, कुछ बेसिक भी है, कुछ आप अपने तरीके से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में देख सकते हैं। बाकी जो कहानियां हैं एनसीईआरटी में उसको आप स्किप कर सकते हैं, कहानियों के माध्यम से जो समझाया गया है, ठीक। आप इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो मैंने इसमें उतार दिए सारे। तो आपको यही पढ़ के मेरे हिसाब से आपको उसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आप लोगों को अगर लगेगा तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक। तो 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, अब प्रमुख नगर की बात आ रही है, ठीक। तो किस तरीके से नगर निर्माण हुआ, नगरीकरण कैसे होता था, किस तरीके से बनते थे, तो वो चीज़ें भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वो चीज़ भी मैंने विस्तार पूर्वक इसमें लिखी हुई है। तो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। नगरों क्या होते थे? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे, ठीक है, 1 या 2 मंजिल के, इतना याद रखना। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब कुछ घरों में, ऐसा नहीं कि सभी घरों में, और अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर। अधिकांश मतलब लगभग, मतलब सभी नहीं, ठीक है, अधिकांश, कुछ। तो ये चीज़ आप याद रखना। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, लगे सभी में नहीं, कुछ घरों में। तो कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया गया था। जो नाले होते थे कई नगरों में ढके हुए, जैसे ऊपर से पत्थर वगैरह से या सीमेंट के ढक्कन वगैरह बनाए जाते थे, इस टाइम पे बनाए जाते हैं, उससे नालों को क्या करा जाए, ढका जाता है, ठीक है। उसी तरीके से उस टाइम भी क्या होता था कि उनको ढका जाता था, जो नाले होते थे उनको ढका जाता था। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था, मतलब सीधी लाइन में एकदम स्ट्रेट बनाया जाता था इनको। और हर नाली में हल्की ढालान होती थी, मतलब ढालान नीचे की तरफ ऐसे ढाल दिया जाता था पानी को, ताकि क्या होए, पानी आसानी से बह सके, ताकि पानी बिल्कुल सीधे उसमें आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था,
क्या कर दिया जाता था, जैसे जैसे घर की जो नालियां हैं वो सीधा, जैसे इधर से राइट से घर है, लेफ्ट से घर है, और बीच में एक बड़ा नाली, सड़क वाली नाली बह रही, तो उसमें जोड़ दिया जाता था। ठीक, तो वो आप लोग समझ लेना कि किस तरीके से होता था। जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे, जो बड़े से बड़ा नाला होता था वहां मिल जाते थे सारे। ठीक, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। देखो मेन होल भी बनाए गए थे ताकि उसके अंदर जो गैस वगैरह है वो ना बन पाए, इसलिए मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए देखभाल सफाई भी की जाती थी इसमें। ठीक, देखो सफाई करने का भी पूरी व्यवस्था उस टाइम पे बना रखी थी कि किस तरीके से सफाई होगी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। देखो एक साथ ये सब चीज़ें बनती थी, नाले भी बनाए जाते थे। जब घरों का निर्माण होता था उसी टाइम सड़कें, आपके नाले, आपके जो भी ये नाले, सड़कें और निर्माण योजना एक साथ होते थे। ठीक है, तो एक साथ बनाए जाते थे सड़कें, नाले वगैरह, ताकि एक अच्छे से बनाया जा सके। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। ठीक है, तो 8वां पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में के तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। अब देखो ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने कहाँ, कैसे, कौन सी सभ्यता में बनाए जा सकते हैं, इस तरीके के भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे इसमें। ठीक है, तो इनको सोना और चांदी का भी इस्तेमाल ये लोग करते थे। ठीक, अच्छा 9वां पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। देखो पत्थर की ये मोहरें बनाते थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, 10वां पॉइंट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे कि जो काले रंग के डिजाइन बनाते थे, लाल मिट्टी का जो बर्तन बनाते थे उसमें काले रंग का डिजाइन, खूबसूरत सा एक डिजाइन बनाते थे उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ भी, ये कलाकारी भी उनके पास थी। ठीक है, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, तो इस चीज़ को, पॉइंट को याद रखना कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अच्छा 12वें नंबर पे, मोहनजोदड़ो से कपास तथा पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अब मोहनजोदड़ो से कपास, पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देते हैं। तकलियां और सूत कताई, देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तकलियां और सूत कताई। तो ये याद रखना कि मोहनजोदड़ो से कपास से पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी मिलती हैं इसमें। अच्छा 13, अब फेंस क्या है, देखो फेंस भी, फेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है मैंने इसमें। बाकी फेंस के बारे में आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ लेना कि फेंस कृत्रिम रूप में किस तरीके से बनता है, तो वो एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, उसको पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, वो जाके देख लेना। तो 13 नंबर का है, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। देखो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो वो कोई चूरा होता था उसके साथ मिला के इस तरीके से फेंस बनता है। तो वो प्रोसेस एनसीईआरटी में है, वो आप लोग पढ़ लेना उसको जाके, एक पॉइंट है छोटा सा, वो देख लेना आप लोग। तो वो मुझे ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लगा, इस चीज़ को आप नोट कर लेना, इस पॉइंट को, 13 नंबर के पॉइंट को। ठीक, तो अब आते हैं 14 नंबर में, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज राजस्थान से करते हैं। कहाँ से करते थे हड़प्पा के? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। देखो ये ओमान, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ये भी एक फैक्ट है इसका। तो हड़प्पा के लोग क्या करते, तांबे का आयात संभवतः कहाँ से करते थे? अभी है आज राजस्थान नाम से जाना, तो वहाँ से करते थे। और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ से? ओमान से। तो ये भी याद रखने वाली बात है। अच्छा 15 पॉइंट है, कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। कहाँ से? कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टिन का, तो टिन का आयात। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में टिन का आयात कहाँ से किया जाता था। तो आप क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। याद रखना ये चीज़ें, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा 16 नंबर पे आ जाओ, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखो सोने का आयात होता था कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात होता था गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, तो जगहों का नाम याद जरूर रखना। ठीक,
तो 17 नंबर के पॉइंट पे आते हैं। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो याद रखना क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन सी फसलें ये उगाते थे। देखो गेहूं हो गया, जौ हो गया, दालें हो गया, मटर हो गया, धान हो गया, तिल हो गया और सरसों हो गया। तो ये हड़प्पा के लोग क्या करते थे, उगाते थे। 18 नंबर का पॉइंट है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती है इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। तो देखो बारिश, यहाँ बारिश कम होती थी, तो बारिश में देखो बारिश अगर कम होती तो कृषि के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे ये लोग। जब ये फसलें उगाते हैं तो कुछ ना कुछ इन्होंने तरीके तो अपनाए होंगे, ठीक है। कि माना कहीं पानी किसी तालाब में इकट्ठा कर दिए होंगे, या कहीं जैसे हम लोग आजकल जहाँ पानी कम होता है वहाँ हम क्या करते हैं, तालाब बना के पानी इकट्ठा करते हैं। ये इनकी भी कोई ऐसी प्रणाली रही होगी, कहीं तकनीक इन्होंने अपनाई होगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें एनसीईआरटी, ये बेसिक एनसीईआरटीज़ में इतनी जानकारी नहीं थी, इसमें इस तरीके के पॉइंट थे तो मैंने नोट कर लिए। आगे की बड़ी एनसीईआरटीज़ में आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा, तो उस तरीके से आप लोग उसमें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा इसकी बेसिक, मतलब इसकी गहराई से जानकारियाँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, 19 नंबर के पॉइंट पे आते हैं। तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। तो याद रखना कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे हड़प्पा के लोग, ठीक। अच्छा, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके, देखो ये मैप भी आप मैप का एरिया, मैप का क्वेश्चन आ गया कि तो मैपिंग कर सकते हो आप इससे। तो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलवीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था जहाँ और ज़मीन उपजाऊ थी। देखो यहाँ से साफ पानी भी मिलता था। धौलवीरा जो था वो खादिर बेत के किनारे कच्छ के इलाके में, कहाँ, कच्छ के इलाके, गुजरात में आता है ये। तो गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलवीरा नगर बसा था। वहाँ क्या होता था, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन भी वहाँ की बहुत उपजाऊ थी, ठीक। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक। अच्छा, 21वें पॉइंट पे आते हैं कि जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलवीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। ये देखो, ये है ना पॉइंट। तो जहां हड़प्पा के कई नगर, देखो हड़प्पा क्या था, 2 भागों में, कई मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हड़प्पा, देखो इसमें लिखा हुआ है कि जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर, ऐसा नहीं कि सब कई, और इसमें फर्क थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, इसलिए फेल हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेना। तो जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलवीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धौलवीरा को कितने, 3, धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था, याद रखना, ठीक। अच्छा, 22वां पॉइंट है, इस नगर में एक खुला मैदान भी था। क्या था, एक खुला मैदान था। देखो धौलवीरा में क्या था, एक खुला मैदान था, और वहाँ क्या था, स्नानागार था, कहाँ, जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ देखो इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। देखो इतना बड़ा मैदान था यहाँ खुला कि जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम भी इनके होते थे, कहाँ, धौलावीरा में, ठीक। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में, सॉरी थोड़ा सा, अच्छा, यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। क्या पाया गया, यहाँ मिले कुछ अवशेषों को हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। अच्छा, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। अब लोथल के बारे में, लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कच्चा माल, देखो कच्चा माल कहाँ से मिलता था, लोथल से। कहाँ से, कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल, तो ये लोथल से मिलता था। और ये कहाँ था, गुजरात की खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था। ये साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा हुआ लोथल नगर। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि देखो सभ्यता के अंत का रहस्य, ठीक है। अब बाद में अंत भी हुआ था सभ्यता का, तो इसका रहस्य क्या हो सकता है। तो रहस्य आप लोग जान सकते हैं इसका कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, ठीक। कितना, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन और मुहर और बातों का प्रयोग बंद हो गया, ठीक है। लेखन मोर नहीं है, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, लेखन मुहर होगा, ये मोर नहीं है, तो ये आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। मोर मत लिखना आप लोग, मुहर लिखना। लेखन, मुहर और बाटों, ये बातों नहीं है, ये बाटों। ये बाट मतलब ये जो लोहे के बाट होते हैं जो तोलने के लिए काम होते हैं, बाटों का प्रयोग बंद हो गया था, ठीक है। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे।
जल निकास प्रणाली भी नष्ट हो गई उनकी, उन्होंने जो जल निकास प्रणाली बनाई थी, ठीक है। और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ था, फिर ये अंत हो गया, ठीक है, ये रहस्य हो गया अंत का। और पतन जो इसका अंत हुआ उसका क्या कारण था कि क्यों हुआ होगा, तो कुछ जो हमारे जो जो इस एनसीईआरटी में जो दे रखी है, जो बातें, जो कारण दे रखे हैं, 4 कारण दे रखे हैं कि नदियों का सूखना हो सकता है, ठीक है, पतन के अंत का कारण मैंने लिखा हुआ है। तो नदियों का सूखना हो सकता है, ठीक है, जंगलों का विनाश हो गया होगा, इस कारण से भी हो सकता है, और बाढ़ का आना भी हो सकता है। 3 कारण तो इसमें है। चौथा कारण है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। तो ये 4 कारण इसमें दिए हुए हैं कि इस कारण से इसका अंत हो सकता है, ठीक है, इसके अंत का कारण ये हो सकता है। तो चलिए फिलहाल इस 6 क्लास के एनसीईआरटीज में इतना ही कुछ था। बाकी जो बात कर लेते हैं इसकी, बाकी देखो अब बाकी की जो एनसीईआरटीज होंगी आप लोगों के लिए, उनमें थोड़ा सा गहराई में जानकारी होगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये था आरंभिक नगर, हमारे अतीत का 3rd चैप्टर, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिए। बाकी इन पॉइंटों के साथ आप एनसीईआरटी रख के आप पढ़ेंगे तो देखो नोट्स बनाने की आपकी जो आप सोचते हो कि क्या नोट्स में लिखा जाए, क्या बनाया जाए, जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है पहली बार, तो आप इस तरीके से नोट्स बनाइए जैसे मैंने ये बना के दिए हुए हैं। और ये नोट्स ही हैं, ये मेरे स्वयं के पर्सनल नोट्स हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। आप पीसीएस की तैयारी करो, आप यूपीएससी की तैयारी करो, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए, कोई फीडबैक अगर आप लोगों ने दिया नहीं कल की वीडियो में तो आप दे सकते हो, तो प्लीज़ देना, और वीडियोज़ को पूरा वॉच करना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपके फ़ायदे के लिए है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों के लिए 4थे चैप्टर में कल, ठीक है। धन्यवाद।